मेटा और हार्वर्ड ने हाल ही में कन्फ्यूशियस कोड एजेंट नाम का एक ओपन सोर्स कोडिंग एजेंट लॉन्च किया है और यह मूल रूप से साबित करता है कि एजेंट स्कैफोल्ड मॉडल से ज्यादा मायने रख सकता है। फिर अबू धाबी का टी अचानक फॉल्कन H1R7B के साथ सामने आया, जो 256,000 कॉन्टेक्स्ट विंडो वाला एक छोटा 7B रीजनिंग मॉडल है जो अपने से बड़े मॉडल से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। और फिर डीप सीक ने एक पेपर को 60 अतिरिक्त पन्नों के साथ अपडेट किया, जैसे कि यह किसी तरह का गुप्त तकनीकी डंप हो जिससे हर कोई यह सोच रहा हो कि अगला मॉडल रिलीज बस आने ही वाला है। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए मेटा और हार्वर्ड की बात से शुरू करते हैं। उन्होंने कन्फ्यूशियस कोड एजेंट या CCA नाम की एक चीज पेश की और यह कन्फ्यूशियस SDK नाम के प्लेटफॉर्म पर बना है। पहली नजर में यह बस एक और कोडिंग एजेंट की तरह लग रहा है ना? स्वे एजेंट ओपन हैंड्स का प्रतिस्पर्धी। अन्य सभी प्रोजेक्ट जो गिटहब की समस्याओं को टेस्ट चलाकर फाइलों को एडिट करके और इटरेट करके हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कन्फ्यूशियस इससे कहीं ज्यादा गहरा काम कर रहा है। इसके पीछे मुख्य विचार दर्शन में बदलाव है। वे स्कैफोल्डिंग को मुख्य समस्या मानते हैं और मुझे पता है कि स्कैफोल्डिंग एक बोरिंग शब्द लगता है, लेकिन यह बहुत मायने रखता है। अधिकांश लोग अभी भी सोचते हैं कि एजेंट मूल रूप से एक बड़ा मॉडल है जिसमें कुछ उपकरण लगे होते हैं। हो सकता है कि यह आदेशों को निष्पादित कर सकता हो सकता है कि यह फाइलों को संपादित कर सकता हो सकता है कि यह खोज कर सकता हो, और फिर आप इसके चारों ओर एक आवरण चिपका देते हैं और इसे एजेंट कहते हैं। कन्फ्यूशियस बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण अपनाता है। वे मूल रूप से कह रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि कोई वास्तविक औद्योगिक कोडबेस में लंबे डिबगिंग सत्रों, दर्जनों फाइलों और सैकड़ों क्रियाओं में जीवित रहे, तो मॉडल के आसपास का वास्तविक सिस्टम उतना ही मायने रखता है जितना कि स्वयं मॉडल। और ईमानदारी से मैं इससे सहमत हूँ, क्योंकि वास्तविक रिपोज में कोडिंग एक साफ प्रॉम्प्ट नहीं है, यह अराजकता है। इसके परीक्षण अजीब तरीकों से विफल हो रहे हैं, निर्भरताएं टूट रही हैं, पर्यावरण संबंधी समस्याएं हैं, कोडबेस में छिपे हुए कन्वेंशन हैं, और छोटे बदलाव पूरी तरह से अप्रत्याशित दुष्प्रभाव पैदा कर रहे हैं। इसलिए कन्फ्यूशियस SDK 3 अक्षरों के आसपास व्यवस्थित है। एजेंट अनुभव, उपयोगकर्ता अनुभव और डेवलपर अनुभव। इसे वास्तव में दिलचस्प बनाती है वह यह है कि कन्फ्यूशियस SDK 3 प्रमुख तंत्र पेश करता है जो एजेंट को लंबे कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करते हैं। पहला तंत्र पदानुक्रमित कार्यशील मेमोरी नामक एक एकीकृत ऑर्केस्ट्रेटर है, और यह हिस्सा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आज के एजेंटों में सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक को हल करता है। वे बहुत आसानी से भूल जाते हैं। जब कोई एजेंट वास्तविक कार्य पर काम करता है तो यह केवल एक संदेश और एक उत्तर नहीं होता है। यह 60, 70, कभी-कभी 100 से अधिक चरण हो सकते हैं, फिर अंत में एक फिक्स पर पहुंच जाता है। उस लंबे प्रक्षेपवक्र में पुराने निर्णय मायने रखते हैं, पुराने पैच मायने रखते हैं, 40 मोड़ पहले के परीक्षण लॉग मायने रखते हैं। लेकिन अगर आप एक साधारण स्लाइडिंग संदर्भ विंडो पर भरोसा करते हैं तो अंततः वह जानकारी कट जाती है, और एक बार जब यह कट जाता है तो एजेंट ऐसा व्यवहार करने लगता है जैसे उसे भूलने की बीमारी हो। यह गलतियां दोहराता है, यह लूप में रहता है, यह उन चीजों को तोड़ देता है जिन्हें उसने पहले ठीक किया था, यह उन चीजों का धागा खो देता है जिन्हें उसने पहले आजमाया था। इसलिए कन्फ्यूशियस SDK पदानुक्रमित कार्यशील मेमोरी का उपयोग करके उस समस्या को हल करने का प्रयास करता है। एजेंट रन को एक विशाल चैट ट्रांसक्रिप्ट की तरह मानने के बजाय यह प्रक्षेपवक्र को स्कोप में विभाजित करता है, पिछले चरणों को सारांशित करता है, संदर्भ को संपीड़ित करता है और महत्वपूर्ण कलाकृतियों को संरक्षित करता है। यह पैच, त्रुटि लॉग और प्रमुख डिजाइन निर्णयों को बाद में एक्सेस करने योग्य रखता है, जबकि प्रॉम्प्ट को संदर्भ सीमाओं के भीतर रखता है। तो मूल रूप से यह केवल बड़ी संदर्भ विंडो के बराबर बेहतर मेमोरी नहीं है, यह वास्तविक मेमोरी आर्किटेक्चर है। यह एक बड़ी बात है क्योंकि जब आप लंबे क्षितिज कोडिंग कार्यों को देखते हैं तो मेमोरी एक एजेंट के बीच का अंतर है जो धीरे धीरे सुधार करता है और एक एजेंट जो एक लूप में घूमता है। अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि खराब मेमोरी प्रबंधन से कितना प्रदर्शन प्रभावित होता है, खासकर जब आप बड़े रिपोजिटरी से निपटते हैं। अब कन्फ्यूशियस SDK में दूसरा तंत्र ईमानदारी से पूरे रिलीज में सबसे शानदार चीजों में से एक है, लगातार नोट लेना। उन्होंने एक नोट टेकिंग सिस्टम जोड़ा है जहां एक समर्पित एजेंट निष्पादन ट्रेस से संरचित मार्कडाउन नोट्स लिखता है, और ये नोट्स लॉग नहीं हैं। वे उस तरह के नोट्स की तरह हैं जो एक वरिष्ठ इंजीनियर एक मुश्किल बग को हल करने के बाद खुद के लिए छोड़ता है। इसलिए यह रेपो कन्वेंशन, काम करने वाली रणनीतियां, विफलताओं का कारण बनने वाले पैटर्न और उस विशिष्ट कोडबेस के लिए मायने रखने वाली छोटी छोटी गड़बड़ियों को कैप्चर करता है। फिर यह उन्हें दीर्घकालिक मेमोरी के रूप में संग्रहित करता है जिसका उपयोग सत्रों में पुनः किया जा सकता है। यह अवधारणा सुनने में जितनी गहरी लगती है उससे कहीं अधिक गहरी है, क्योंकि वास्तविक इंजीनियरिंग में आप केवल एक कार्य को हल नहीं करते हैं, आप कोडबेस से परिचित होते हैं, आप शैली सीखते हैं, आप परीक्षण सूट को समझते हैं, आप जानते हैं कि रेपो के कौन से हिस्से नाजुक हैं। यह ज्ञान ही है जो किसी को दूसरी बार प्रोजेक्ट को छूने पर तेज बनाता है। कन्फ्यूशियस मूल रूप से इसका अनुकरण करने की कोशिश करता है और उन्होंने इसे एक बहुत ही साफ सेटअप में परखा। उन्होंने क्लॉड 4.5 सोनेट का उपयोग करके 151 स्वेंच प्रो कार्यों पर कन्फ्यूशियस कोड एजेंट को 2 बार चलाया। पहले रन में यह स्क्रैच से कार्यों को हल करता है और नोट्स बनाता है। दूसरे रन में यह हल करने से पहले नोट्स पढ़ता है। परिणाम कुछ सूक्ष्म लेकिन सार्थक दिखाते हैं। औसत टन 64 से गिरकर 61 हो जाता है। टोकन उपयोग लगभग 104,000 से गिरकर 93,000 हो जाता है और एक पर समाधान 53.0 से 54.4 हो जाता है।
अब यह सटीकता सुधार बहुत बड़ा नहीं है और मैं इसे ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन मुद्दा यह है कि नोड सिस्टम स्पष्ट रूप से दक्षता में सुधार करता है। यह एजेंट को कम कदम और कम टोकन बर्बाद करने देता है, जो वास्तविक उत्पादन वातावरण में सचमुच पैसा है। यह इस सिद्धांत को भी साबित करता है कि दीर्घकालिक लिखित मेमोरी बेंचमार्क सेटिंग में भी काम कर सकती है। तो यह तंत्र नंबर 2 है। तीसरा तंत्र टूल के लिए मॉड्यूलर एक्सटेंशन है। कन्फ्यूजियस एसडी के फाइल संपादन, कमांड निष्पादन, टेस्टर रना, कोड खोज जैसे एक्सटेंशन के रूप में टूल का खुलासा करता है और यहाँ महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि प्रत्येक एक्सटेंशन अपनी स्थिति और प्रॉम्प्ट वायरिंग को बनाए रख सकता है। अब यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि अधिकांश एजेंट टूल को यादृच्छिक कॉल की तरह मानते हैं। वे एक बैश कमांड करते हैं, आउटपुट डंप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मॉडल इसे सही ढंग से पढ़ेगा। लेकिन असल में टूल के इस्तेमाल के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। इसके लिए संरचना की जरूरत होती है। इसके लिए रिकवरी लॉजिक की जरूरत होती है। कन्फ्यूशियस ने इसे एब्लेशन के जरिए साफ तौर पर दिखाया है, जहाँ वे टूल की जटिलता का परीक्षण करते हैं। स्वे बेंच प्रो के एक सबसेट पर उन्होंने दिखाया कि बेहतर टूल हैंडलिंग नाटकीय रूप से एक पर रिजोल्यूशन को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए क्लॉड 4.5 सोनेट के साथ एक साधारण टूल कॉन्फ़िगरेशन 1 पर 44.00 रिजोल्यूशन तक पहुंचता है, जबकि बेहतर टूल हैंडलिंग 51.6 तक पहुंच जाती है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह दर्शाता है कि टूल रूटिंग और सीक्वेंसिंग एक प्रमुख परफॉर्मेंस लीवर बन जाता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि एजेंट सिर्फ टूल वाले मॉडल हैं, तो कन्फ्यूशियस मूल रूप से जवाब देता है, नहीं, टूल रणनीति और सिस्टम डिजाइन आपको मॉडल बदलने जितना ही आगे ले जा सकते हैं। और इन सब के ऊपर कन्फ्यूशियस कुछ ऐसा जोड़ता है जो भविष्य में एजेंट डेवलपमेंट कैसा दिखेगा इसका पूर्वावलोकन जैसा लगता है। एक मेटा एजेंट जो एजेंट डिजाइन करता है। यह मेटा एजेंट आपके द्वारा चाहे जाने वाले एजेंट के प्रकार की प्राकृतिक भाषा विनिर्देशन लेता है, कॉन्फ़िगरेशन, प्रॉम्प्ट और एक्सटेंशन सेट प्रस्तावित करता है, कैंडिडेट एजेंट को कार्यों पर चलाता है, मैट्रिक्स और ट्रेस का निरीक्षण करता है और बिल्ड, टेस्ट, इम्प्रूव लूप में कॉन्फ़िगरेशन को बार बार संपादित करता है। इसलिए प्रॉम्प्ट, टूल वायरिंग, मेमोरी फॉर्मेट और नियंत्रण प्रवाह को ट्यून करने के लिए 500 मैनुअल पुनरावृत्तियों के बजाय आपको एजेंट डिजाइन का LLM संचालित अनुकूलन मिलता है। यह ऐसी चीज है जो सिस्टम को तेजी से स्केल करती है, क्योंकि अब ट्यूनिंग प्रक्रिया कारीगर के काम के बजाय व्यवस्थित हो जाती है। अब वैसी बेंच प्रो पर परिणामों के बारे में बात करते हैं। क्लाउड 4.5 सोनेट के साथ कन्फ्यूजियस कोड एजेंट 152.7 पर रिजोल्यूशन हिट करता है। इस बीच कमजोर स्कैफोल्ड के साथ क्लाउड 4.5 ओपस 52.0 पर है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है। मजबूत स्कैफोल्ड वाला एक मध्यम स्तरीय मॉडल कमजोर स्कैफोल्ड वाले मजबूत मॉडल से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यह आज का पहला प्रमुख विषय है। स्कैफोल्डिंग मॉडल के आकार से ज्यादा भारी पड़ सकती है। अब इसे दूसरे लेख से जोड़ते हैं, क्योंकि यह एजेंट की बजाय मॉडल आर्किटेक्चर और ट्रेनिंग के पहलू से बिल्कुल वही बात पुष्ट करता है। अबू धाबी में टेक्नोलॉजी इनोवेशन इंस्टीट्यूट टी ने फॉल्कन H1R7B रिलीज किया। यह एक 7B पैरामीटर रीजनिंग मॉडल है जो गणित, कोड और सामान्य बेंचमार्क में 14B से 47B रीजनिंग मॉडल से मेल खाता है या उससे बेहतर है। और इसकी वजह यह है कि 7B मॉडल को पारंपरिक रूप से छोटे, सस्ते मॉडल के रूप में माना जाता था, जिनका इस्तेमाल आप हल्के फुल्के कामों के लिए करते हैं। फॉल्कन H1R उस धारणा को उलट देता है। वे 3 डिजाइन विकल्पों को एक सिस्टम में मिलाते हैं। एक हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मर प्लस मेंबर 2 बैकबोन, एक विशाल 256.000 संदर्भ विंडो और एक ट्रेनिंग रेसिपी जो GRPO का उपयोग करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ लॉन्ग फॉर्म सुपरवाइज्ड रीजनिंग को मिलाती है। तो आर्किटेक्चर के हिसाब से यह हाइब्रिड लेयर्स वाला एक डिकोड्रॉन कारणात्मक मॉडल है। ट्रांसफॉर्मर ध्यान आधारित रीजनिंग को हैंडल करते हैं, जबकि मेंबर 2 ब्लॉक लीनियर टाइम सीक्वेंस मॉडलिंग को हैंडल करते हैं। यह तब मायने रखता है जब आप संदर्भ की लंबाई को चरम सीमा तक ले जाते हैं, क्योंकि शुद्ध ट्रांसफॉर्मर का ध्यान अनुक्रम के बढ़ने के साथ खराब हो जाता है। फॉल्कन H1R VLLM में 262/144 टोकन की डिफॉल्ट अधिकतम मॉडल लंबाई का समर्थन करता है, जो व्यावहारिक रूप से 256.000 संदर्भ विंडो के अनुरूप है। यह बहुत बड़ी बात है। यह एक ही बार में बहुत लंबी रीजनिंग चेन, विशाल टूल लॉग और मल्टी डॉक्यूमेंट प्रॉम्प्ट की अनुमति देता है। और क्योंकि मेंबर 2 रैखिक रूप से स्केल करता है, यह उन लंबाई पर मेमोरी और थ्रूपुट को नियंत्रित करने में मदद करता है। अब प्रशिक्षण वह जगह है जहां यह और भी दिलचस्प हो जाता है। वे 2 चरणीय पाइपलाइन का उपयोग करते हैं। सबसे पहले गणित, कोडिंग, विज्ञान और चैट, टूल कॉलिंग और सुरक्षा जैसे अन्य गैर तर्क वाले डोमेन में लंबे समय तक चलने वाले रीजनिंग ट्रेस पर कोल्ड स्टार्ट सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। कठिनाई जागरूक फिल्टरिंग कठिन समस्याओं को बढ़ा देता है। लक्ष्य 48,000 टोकन तक पहुंच सकते हैं, जिसका अर्थ है कि मॉडल लंबे सुसंगत तर्क को बनाए रखना सीखता है। फिर वे GRPO का उपयोग करके इसे सुदृढ़ीकरण सीखने के साथ परिष्कृत करते हैं, जहां तर्क आउटपुट के सत्यापन योग्य रूप से सही होने पर पुरस्कार दिए जाते हैं। गणित के उत्तरों को प्रतीकात्मक रूप से जांचा जा सकता है। कोड को यूनिट परीक्षणों के विरुद्ध निष्पादित किया जा सकता है। यह RL का सबसे साफ प्रकार है, क्योंकि शुद्धता को मापा जा सकता है। तो आप वाइब्स को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, आप शुद्धता को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बेंचमार्क दिखाते हैं कि यह मॉडल 7B के लिए आश्चर्यजनक रूप से अच्छा प्रदर्शन करता है। गणित में यह AMI 24 पर 88.1% और AMI 25 पर 83.1% स्कोर करता है,
जिसमें कुल गणित स्कोर 73.96% है। कोडिंग और एजेंटिक कार्यों में यह लाइव कोड बेंच V6 पर 68.6% स्कोर करता है और यह MMLU Pro और GPQA जैसे सामान्य तर्क बेंचमार्क पर प्रतिस्पर्धी बना रहता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक पल के लिए विचार करें। इसका मतलब है कि एक छोटा मॉडल उसी बैंड में बहुत बड़ी प्रणालियों के समान प्रदर्शन कर सकता है जब वास्तुकला और प्रशिक्षण पाइपलाइन तर्क के लिए ट्यून की जाती है। तो दूसरा विषय स्पष्ट हो जाता है, ट्रेनिंग और आर्किटेक्चर के स्मार्ट होने पर पैरामीटर काउंट एडवांटेज कम होता जा रहा है। और फिर एफिशिएंसी साइड है। Falcon Edge AR7B ने अपने रिपोर्ट किए गए सेटअप में मजबूत थ्रूपुट दिखाया है, जो बैच सेटिंग्स के आधार पर प्रति GPU प्रति सेकंड लगभग 100 से 1800 टोकन तक पहुंचता है। इसमें डीप थिंक विद कॉन्फिडेंस या डीप कॉन्फ नामक विधि के माध्यम से टेस्ट टाइम स्केलिंग भी शामिल है। विचार यह है कि आप समानांतर में कई विचार श्रृंखलाएं चलाते हैं और फिर असीमित कंप्यूट को जलाए बिना सटीकता में मदद करने वाले आत्मविश्वास संकेतों का उपयोग करके उम्मीदवारों को फिल्टर करते हैं। तो कन्फ्यूशियस और Falcon Edge AR के बीच आप मूल रूप से एक ही चीज देख रहे हैं। सिस्टम इंजीनियरिंग मुख्य अंतर बन रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे अपडेट डीपसीक पर चलते हैं, क्योंकि यह एक बड़ी हड़ताल से पहले एक शांत कदम की तरह लगता है। डीपसीक ने RxE पर अपने R1 पेपर को अपडेट किया। कोई घोषणा नहीं, कोई ट्वीट नहीं, कुछ भी नहीं, बस संस्करण 1 को संस्करण 2 में बदल दिया गया। लेकिन अपडेट बहुत बड़ा है। पेपर 22 पृष्ठों से बढ़कर 86 पृष्ठों का हो गया और अचानक इसमें पूर्ण प्रशिक्षण पाइपलाइन ब्रेकडाउन, 20 से अधिक बेंचमार्क और विशाल परिशिष्टों में विस्तारित मूल्यांकन शामिल है। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने पूरा ब्लैक बॉक्स खोलने का फैसला किया है। अपडेट में ट्रेनिंग पाइपलाइन के लिए देव 1, देव 2, देव 3 इंटरमीडिएट चेक पॉइंट शामिल हैं। देव 1 कॉल्स डॉट इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग से आता है, जो इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग को बेहतर बनाता है लेकिन रीजनिंग को नुकसान पहुंचाता है। देव 2 को रीजनिंग फोकस्ड RL का उपयोग करके रीजनिंग को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। देव 3 हाई क्वालिटी डेटा के लिए रिजेक्शन सैम्पलिंग का उपयोग करके अंतिम रिफाइनमेंट है, जिसके बाद स्थिर आउटपुट के लिए एक और SFT स्टेज है। यह विवरण इसलिए मायने रखता है क्योंकि लोग सोचते हैं कि R1 R10 की तरह अराजक आउटपुट में बदले बिना लॉन्ग चेन रीजनिंग कैसे कर सकता है। स्टेस्ट पाइपलाइन बताती है कि उन्होंने इसे कैसे स्थिर किया। मूल्यांकन बड़े पैमाने पर बेंचमार्क को कवर करता है, जैसे स्वे बेंच सत्यापित लाइव कोड बेंच, MMLU Pro, GPQA डायमंड, ड्रॉप, इफ एविल और बहुत कुछ। वे कुछ तुलनाओं में मानवीय आधार रेखाएं भी जोड़ते हैं, जो दुर्लभ है और मूल्यांकन को सरल लीडरबोर्ड से अधिक सार्थक बनाता है। परिशिष्ट वे हैं जहां वास्तविक मूल्य है। परिशिष्ट में GRPO कार्यान्वयन और सीखने की दर, KL गुणांक और नमूना तापमान सहित हाइपर पैरामीटर का विवरण दिया गया है। परिशिष्ट B से फ में रिवॉर्ड फंक्शन डिजाइन, डेटा स्ट्रेटेजी और मूल्यांकन प्रक्रियाएं शामिल हैं। R1 को दोबारा बनाने की कोशिश करने वाले शोधकर्ताओं के लिए यह मूल रूप से एक ऑपरेशन मैनुअल है। डीपसीक ने पेपर में असफल प्रयासों को भी शामिल किया है, जिसमें स्वीकार किया गया है कि उन्होंने MCTS और PRM को आजमाया और पाया कि वे ओपन एंडेड रीजनिंग कार्यों के लिए ठीक से सामान्यीकरण नहीं करते हैं। उद्योग आई में इस तरह की पारदर्शिता दुर्लभ है, जो आमतौर पर केवल सफलता की कहानियां प्रकाशित करती है। अब समय इस अपडेट को और भी संदिग्ध बनाता है। 20 जनवरी को R1 के रिलीज की पहली वर्षगांठ है और 17 फरवरी को चंद्र नव वर्ष है। डीपसीक में वसंत त्योहार के आसपास बड़ी घोषणाएं करने की परंपरा है और पिछले साल V3 और R1 को उसी दौरान रिलीज किया गया था। इसलिए जब समुदाय ने देखा कि डीपसीक चुपचाप R1 पेपर में 60 से अधिक पृष्ठों की तकनीकी जानकारी डाल रहा है, तो लोग तुरंत पूछने लगे कि क्या यह विचार की प्रस्तावना है। और ईमानदारी से यह सवाल समझ में आता है, क्योंकि कंपनियां आमतौर पर तब तक सब कुछ उजागर नहीं करती जब तक कि उनके पीछे वह तकनीक न हो। यह एक रक्षात्मक ओपन सोर्स रणनीति हो सकती है ताकि प्रतिस्पर्धियों को समान तरीकों का पेटेंट कराने से रोका जा सके, या यह एक संकेत हो सकता है कि वे नए दिशा निर्देशों की ओर बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि पुराना अध्याय सार्वजनिक आधारभूत ज्ञान बन जाए। ठीक है, टिप्पणियों में अपनी राय दें।